बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स। और टॉपिक है कि ये जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये हमें मुश्किल क्यों लगता है और इसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, तरीक़ाकार क्या है, इस पर आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो अच्छा, अब इसमें देखो कि इसके ऊपर हम पहले अगर हम देखें तो कई वीडियो हम इसके ऊपर पहले अपडेट कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो पहले 7 वीडियो इसके ऊपर अपडेट हो चुकी हैं, जिसमें हमने नॉवेलिस्ट के बारे में भी देख लिया, ओवरऑल भी देख लिया कि ये चिप्स जो है वो किस तरह का नॉवल है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो कैरेक्टर्स थे, उसमें हमने सेंट्रल कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, उनको भी देख लिया। उसके अलावा इसकी समरी देख ली है, इसकी क्रोनोलॉजी देख ली है। तो इतना कुछ होने के बावजूद हम इसकी रियल मिस्टर चिप्स के बारे में भी कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड भी अंडरस्टैंड कर चुके साथ पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो इतना कुछ करने के बावजूद अब तो हमें इस काबिल हो जाना चाहिए प्रॉबेबली कि हम जब इस नॉवल को पढ़ें तो हमें ये समझ आए सही तरीके से कि इनफैक्ट ये क्या है। लेकिन जैसे ही हम इसको नॉवल को पढ़ते हैं तो हमें 18 चैप्टर्स हैं। पहले तो एक चीज़ ये जहन में आ जाती है कि जी इतने लंबे चैप्टर्स और ये कैसे पढ़ें। तो हम अगर पढ़ेंगे नहीं फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पढ़ें हौसला हिम्मत करके, कहीं ना कहीं हम चले दिल बना ही लेते हैं कि जी पढ़ लेते हैं इसको, तो फिर भी हमें ये समझ नहीं आता। अब वो समझ क्यों नहीं आता, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और जब तक हमें ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली फिर हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या कहते हैं कि जब एक मसला पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है। अगर हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई ये है तो फिर हम उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो लिखे हैं। तो इसको हम देखते हैं। जो मुझे लगा कि ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को आती हैं। तो मीन्स के बच्चों से कुछ चीज़ें मैंने जो सीखी, मीन्स के उनसे पूछा कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो वो इतना कुछ कराने के बाद उनको लगता है तो मीन्स के कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिलते हैं। कुछ मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं कि ये चीज़ें बच्चों को वाकई फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसको मिला के एक चीज़ों को ये मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। और प्रॉबेबली कि अगर हमें ये चीज़ें एड्रेस हम कर लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मसाइल आ रहे हैं इस नॉवल के अंदर, तो मीन्स कि हमें पता चल गया कि ये मसले हैं। जब हम इनको एड्रेस कर लेंगे तो फिर हमारे लिए ये नॉवल कुछ भी नहीं रहेगा और बहुत आसान हो जाएगा और समझ भी आएगा और इंटरेस्ट भी पैदा होगा। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है देयर इज नो प्रॉपर सीक्वेंस इन चैप्टर्स एज इट इज बेस्ड ऑन द फ्लैश बैक टेक्निक। ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है चैप्टर्स के अंदर। 18 चैप्टर्स हैं तो तो ये स्टोरी ही ना, लेकिन ये स्टोरी ऐसी नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ लिया है फिर दूसरा पढ़ेंगे। तो हम ऑब्वियसली ऐसे ही ना कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे फिर तीसरा, 18 की तरफ ऐसे ही हमने जाना है। तरीकाकार तो पढ़ने का यही है, लेकिन इनमें कोई तरतीब नहीं है, सीक्वेंस नहीं है कि पहले जहाँ पे पहला चैप्टर एंड हो रहा है तो जहाँ वो एंड हो रहा है पहला दूसरा वहाँ से शुरू होना चाहिए, या दूसरा जहाँ पर एंड हो रहा है तीसरा वहाँ से शुरू होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना, मीन्स कि एक सीक्वेंस होता है, तरतीब होता है, वो नहीं है इसके अंदर। कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है और साइकोलॉजिकल नॉवल जो होते हैं वो थिंकिंग एंड थॉट्स पे बेस कर रहे होते हैं। और वो टेक्निक जो इसमें यूज़ की गई है उसका नाम है फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक क्या होता है? मीन्स के रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। आप समझ लीजिए कि ख्याल, एक बात चल रही है और फौरन से कोई ख्याल आ गया बीच में, तो माजी में चला गया और वो ख्याल भी क्या है? फ्लैशबैक कर रहा है। मीन्स के अभी हम बैठे हुए हैं तो वो माजी में ले जाएगा, यानी अभी की कहानी चल रही होगी और माजी का कोई वाक़या याद आया तो माजी में चला गया, फिर उस वाक़या से एक और पीछे वाक़या याद आया तो उस पे चला गया, फिर उस वाक़या से उससे अगला वाक़या याद आया तो मीन्स के कोई सीक्वेंस नहीं बन पाएगा, जिससे मुश्किल रहेगी। तो एक तो ये चीज़ है। अब हमें इसको एड्रेस कैसे करना है? हमें एक बार चैप्टर पूरे के पूरे सारे के सारे पढ़ लेने हैं। जैसे हम पढ़ लेंगे हमारा माइंड खुद ही उनको एडजस्ट कर लेगा। इसका सिंपल ये तरीका है। There are rapid association of thoughts which are usually not discussed in details। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस नॉवल के साथ के, मीन्स के चूंकि कुछ तो इसने डिटेल में चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, मीन्स के किसी वाक़या को, किसी इवेंट को, ब्रूकफील्ड का या बच्चों से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड अगर कोई बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। जैसे कॉली है, उसकी कहानी है तो समझ आती है, जो जिसने लीड गिरा दिया था और इसने उसको सजा दी थी तो समझ आती है। लेकिन कुछ इसने वाक़यात ऐसे बीच में लिखे हुए हैं जिसको जैसे ही हम पढ़ते हैं तो उसमें जस्ट हमें नाम पता चलता है। तो अब ऑब्वियसली जो रीडर है वो जानना चाहता है कि अगर ये बीच में नाम आया तो इसका यहाँ मकसद क्या था। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आप समझ लो कि दो जो है वो बच्चे खड़े हुए बात कर रहे होते हैं और किसी भी टॉपिक पर बात हो रही होती है, एग्जाम पर बात हो रही होती है और अच्छी खासी एक मीन्स के गुफ्तगू चल रही है और दरमियान में एक
बच्चा बीच में बोले ओह जलेबी, तो अगला बंदा पूछेगा कि यार एग्जाम और पेपर्स और इसमें ये जलेबी का बीच में कहाँ से जिक्र आ गया। अगर वो उसको बताए ना, उसका बस तू चुप कर यहाँ रुक मैं अभी आया, तो उसको कुछ समझ आएगी कि क्या थी जलेबी। वो तो सोचता ही रह जाएगा कि जलेबी का बीच में क्या जिक्र आ गया। अच्छा, अगर वो उसको एक्सप्लेन कर देता कि यार वो घर वालों ने कहा था जलेबी लेके आना, तो मैं बस जलेबी दे के और मैं यूं फौरन वापस आया, तो वो अगर आगे से उसे कह दे कि अच्छा वापसी पे फिर साथ समोसे भी लेता है, उसने कहा भाई मच्छर वाली जलेबी लेके देनी है, तो इधर रुक मैं अभी आ रहा हूं, तो बात समझ तो चलो आ गई ना कहीं पता चला कि मीन्स के बात हुई क्या। लेकिन जस्ट वो वर्ड होता तो हम तो जरा भी ना समझ पाते उस चीज को। एक ये चीज है कि मीन्स की जो चीजें डिस्कस की गई है ना वो डिटेल में नहीं है, तो ये भी एक हर्डल है। तो इनको हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम तो नहीं बना सकते उनके साथ। तो ठीक है, मीन्स को जितनी उसने बताई हम उतना ही उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मजीद उसके बारे में कुछ ज्यादा हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तो ये हमारा पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव वोकैब्स देन इट इज अल्टीमेटली डिफिकल्ट। मीन्स कि अगर आपके पास वोकैबलरी नहीं है, मीन्स आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ वर्ड होंगे, ऑब्वियसली डिक्शनरी है तो वर्ड्स आएंगे, अगर आपको उनका मीनिंग नहीं आता तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है सेंटेंस में। एक सेंटेंस में अगर आपको 3 से 4 वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो ऑब्वियसली क्या होगा, जुमला ही नहीं समझ आएगा कि ये क्या बात कर रहा है। तो क्या इसका तरीका है, वोकैब्स हम सीखें, वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग देखें, और मीनिंग हम उर्दू में इंग्लिश में दोनों तरीके से उसको देखें। एक तो साथ साथ सिनोनिम्स क्लियर होते चले जाएंगे, दूसरी बात यह कि अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसके ऊपर सारों पर कोई चीज़ के ऊपर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें अपनी वीडियो के अंदर साथ साथ अपडेट करते चले जाएंगे। लेकिन यह है कि इनको एड्रेस करना जरूरी है कि पता हो कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपने चले एक चीज़ और भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बाज़ अब हम समझते हैं चाहे वोकैबलरी नहीं है तो आप क्या करते हो, वोकैब्स याद करो, डिक्शनरी पकड़े, उसका मीनिंग देख लिया, अच्छा इसका ये मीनिंग है, लेकिन उसका सेंटेंस का ना कोई जोड़ नहीं बन रहा अभी। मीन्स के जैसे हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिट तो हम कर रहे हैं वर्ड्स वहां पर, लेकिन जैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती कि यार ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वोकैब्स, मीन आपने वोकैबलरी कर लीजिए, still you still you may confuse because denotation would not help you much to understand it, but you should thoroughly read it to understand its connotations. मीन्स क्या हुआ इसका, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि डेनोटेशंस और कनोटेशंस का आपको पता होगा। डेनोटेशंस में क्या होता है कि एक वर्ड होता है उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, लफ्ज का एक मीनिंग होता है, लेकिन एक होती है कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस में क्या होता है, एक लफ्ज होता है, एक वर्ड होता है, उसका जुमले के मुताबिक यहां मीनिंग क्या बन रहा है वो वेरी कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ज्यादा अल्फाज हैं इसके अंदर, मैं सारे नहीं लिखे, मैंने एक मिसाल के तौर पर यहां पे लिखा ब्लाइंड्स। अब आपने सुना होगा ब्लाइंड, अब हम कॉमन वर्ड है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, मीन्स कि इसके लिए कोई डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, हमें पता है ब्लाइंड किसको कहते हैं, ब्लाइंड अंधे को कहते हैं। तो ब्लाइंड्स भी माइंड में यही आएगा, अंधे, ऐसे ही आएगा ना। लेकिन अब जब हम इसको चलें जी हमें मीनिंग पता चल गया कि इसका मीनिंग तो अंधा है या अंधे है, तो अब हम उसको जब जुमले में देखेंगे तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहां ब्लाइंड्स से मुराद कर्टन है, पर्दा, पर्दा होता है ना, शेड, वो शेड है, यहां वो शेड मुराद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कनोटेशंस यहां पे और है, और यही लफ्ज कहीं और ब्लाइंड के तौर पर कहीं आता है कि ही इज अ ब्लाइंड मैन, तो वहां पे तो नहीं होगा कि वो एक पर्दा आदमी है, वहां पे क्या होगा, वो एक अंधा आदमी है। तो मीन्स के दैट इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम, ये भी एक मसला है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो मीन्स के ये सबसे बड़ी अहम चीज है कि कनोटेशंस हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट, लॉट ऑफ वर्बल एंड द इडियोमैटिक फ्रेजेस मेक द सेंटेंसेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्बल और इडियोमैटिक फ्रेजेस। इडियम्स आपको पता है कि जो इडियम्स होते हैं वो अपने असली मानों में इस्तेमाल नहीं होते, मीन्स के जो जाहिर उसकी मीनिंग है उसमें इस्तेमाल नहीं होते, उनके बैकएंड पे एक मतलब होता है, वो उससे मुराद लिया जाता है। ये उर्दू के भी इसी तरीके से होते हैं, आपने वो सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब वो कहा किसी बंदे को ही जाता है, लेकिन असल उसमें क्या है, कुत्ता है, बंदा कुत्ता तो नहीं है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ऐसे शख्स पर इसको बोलते हैं जो किसी भी काम का नहीं, ना घर का है ना बाहर का है ना कारोबार ना कुछ, कि वो क्या कहते हैं कि मिनट का टाइम नहीं, टके की आमदन नहीं है। तो यानी इस तरह के जो जुमले हैं ये अपने
फ्रंट जो इसका मीनिंग होता है उसमें इस्तेमाल नहीं होते, बैक एंड पे कुछ चीज़ चल रही है उस मीनिंग में, इस्तिलाही मानों में ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वर्बल आपके पास कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक लफ्ज़ है हैंग, अब इसके साथ हैंग के साथ ओवर लगा दूं तो मीनिंग और है, हैंग के साथ ऑन लगा दूं तो मीनिंग और है, हैंग ओवर, हैंग एट, हैंग ऑन, तो ये मीनिंग बदल जाएंगे। तो मीन्स के अब लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन ओवर एंड एट इन लगाने से उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो अब हमें पता होना चाहिए, हमें तो सिर्फ हैंग का लफ्ज पता होगा। तो क्या होगा, वर्बल और इडियोमेटिक फ्रेजेस जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है, तो इन्हें क्या करना है, हम सीख लेंगे। वर्ड्स हम पूरे के पूरे जो इडियोमेटिक फ्रेजेस होंगे या वर्बल होंगे उन वर्ब्स को हम अंडरलाइन करेंगे और साथ साथ उनके मीनिंग देखते चले जाएंगे। कुछ और चीजें हैं जैसे कि यहां पे देखिए, फ्यू लैटिन कोटेशंस आर स्टिल अ कॉज ऑफ द एम्बिग्विटी फॉर इंग्लिश लर्नर, कि लैटिन कोटेशंस इसके अंदर कुछ यूज़ किए गए, क्योंकि ये लैटिन का प्रोफेसर था तो ये अपनी स्पीच जब इसने की तो इसने कुछ बीच में लैटिन के जुमले भी बोले। अब वो लैटिन के जो जुमले हैं वो जो पढ़ने वाला होगा उसको तो नहीं पता, क्योंकि वो चलें जी इंग्लिश ही हमें तो मुश्किल लग रही है और ऊपर से एक लैंग्वेज ऐसी आ गई जो हम बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं करते, तो सोचो उसके लिए हमारे पास और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, एक एम्बिग्विटी पैदा हो जाएगी, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अभी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ या कोई बंदा उर्दू में बात कर रहा हो और एक बंदा उसमें पश्तो में बात करे किसी से साथ, जो पश्तो अंडरस्टैंड ही नहीं करता है वो उसको कैसे समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के दो बंदे बात कर रहे थे आपस में, तो उनका और सुनाओ खैर खैरियत है, उनका बिल्कुल ठीक ठाक है, और एक बंदा साथ आता है तो वो उससे कहता है सता सनुम दे, तो आगे कहता है जमा अली नुम दे, तो अब ये अगला दूसरा जो बंदा है वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि ये क्या है, तो उसको क्या होगा, वो सोचेगा अरे क्या है इसने क्या कहा है, लेकिन इनफैक्ट प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है कि उसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज जो है वो और है, तो ये एक चीज इसके अंदर आती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है कि द राइटिंग स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये इसने जो राइटर है ना इसने कोई अजीब ही फूल बूटे बनाए हुए हैं इसके अंदर। वो जैसे कि आपको पता होता है जो लिखारी होते हैं ना, राइटर्स होते हैं, चाहे वो शायर हो या चाहे वो वैसे हो, तो वो जब लिखता है ना तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं ऐसा जुमला तराशा हुआ इधर उधर से ऐसे गोल मोल किया हुआ है लंबा बेहतरीन किस्म का बनाओ ना कि अगला पढ़े तो अगला कहे वाह क्या बात, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगला जो पढ़ता है उसकी तो वैसे दिमाग की दही हो जाती है उस चीज़ को सुनते हुए। मीन्स का लंबा सा सेंटेंस बनाएगा, उसको सीधी तरीके से एक बात हो सकती है लेकिन उसको घुमा फिरा के एक बात कही गई होगी। ये एक राइटिंग स्टाइल के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी हम देखेंगे और इसका तरीकाकार सिंपल है कि हम उसको ब्रेक करेंगे और थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में उस जुमले की जो भी एक लाइन बनेगी वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक चीज़ ये है, इफ़ यू डोंट गिव द प्रॉपर टाइम, आगे कुछ बिहेवियर्स पर है जो भी ऑब्वियसली पढ़ता है तो वो थोड़ा प्रॉपर टाइम इसको नहीं देता है। मीन्स कि अब सपोज कर लो कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर 1 घंटा रिक्वायर्ड है और हम वो 1 घंटा नहीं दे सकते, या हम चाहते हैं कि शुरू में पहली बार पढ़ूँ तो मुझे 10 मिनट में समझ आ जाए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मीन्स कि एक चीज़ जो है वो घंटे में होनी है तो आप उसको 10 मिनट में नहीं कर सकते। हाँ, कोई समझाने वाला है, उसने कुछ पॉइंट्स बता दिए, टीचर या जो होता है तो उसने कुछ रखा होता है, वो उसको पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, इसको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, वो साथ साथ पॉइंट्स बताता चला जाता है और यही वजह है कि टीचर्स एक काम को आसान कर देता है। मीन्स कि उसने खुद लर्न किया होता है या पढ़ाया होता है, तो एक्सपीरियंस यही चीज़ है ना। सो इफ़ यू डोंट गिव द प्रॉपर टाइम to it means के to the novel, then it may create a lots of the confusions for you, फिर आपके लिए कुछ confusions पैदा हो सकती हैं। तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है कि आप जो वीडियोस अपडेट हो रही हैं साथ साथ देखें तो चीज़ें आसान रहेंगी। लैक ऑफ फोकस ऑन द टेक्स्ट, मीन्स के हम फोकस नहीं कर पाते, मीन्स के टेक्स्ट पढ़ेंगे और पढ़ते हुए क्या होगा कि मीन्स के हमारे अपने जहनों में कोई ख्याल आ जाएगा या हमारी तवज्जो नहीं रहेगा। तवज्जो क्यों नहीं रहती, या तो बाज़ दफ़ा होता है समझ नहीं आ रहा, जब समझ नहीं आएगा तो क्या होगा, तवज्जो हट जाएगी। सो लैक ऑफ द फोकस ऑन द टेक्स्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जैसे कि रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट ऑफ स्टूडेंट्स के भी तो रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट्स चलते हैं ना। मीन्स कि आप ये देखो कि एक तरफ रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट चल रहा है नॉवल में चिप्स का, और एक हमारा अपना चल रहा होता है, यानी जो पढ़ने वाला होता है उसका कैसे चल रहा होता है कि यानी वो पढ़ने लगेगा तो उसके जहन में को ख्याल आ जाएगा, ओ यार मैं कल जो है वो कॉलेज से कैसे घर आया था, मेरी बाइक तो पंचर हो गई थी वहां पर, हाँ मुझे अहमद ने छोड़ा था, तो अहमद ने छोड़ा था तो मेरी बाइक उधर ही खड़ी है, तो कल मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा, अहमद को फ़ोन करूं, अहमद को फ़ोन किया तो यार मुझे कल पिक कर रही है। अहमद ने कहा अभी आप कहाँ पर हो, उसने कहा अभी मैं घर पे ही हूँ, उसने कहा मैं तेरे घर के करीब ही हूँ, बाहर निकल, बाहर चलते हैं, तो बस गाड़ी में बैठे निकल गए। तो क्या हुआ कि एक रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट्स ने उसका
डाइवर्शन देखो कहाँ से कहाँ का, और ये जिंदगी में हमारी लाइफ में हो रहा होता है। ये डाइवर्शन ही तो हैं जो हमें फोकस नहीं करने देती और हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। ये एक प्रॉब्लम है और ये सबके साथ है, मीन्स कि इसके अंदर मैं खुद भी शामिल हूँ, सारे ही हम शामिल हैं इसके अंदर। एनी हो, in order to learn the novel properly, first of all address all of the problems। इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उसका तरीकाकार ये है कि नॉर्मल तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, जो जो की ज़रूरत है वो हम साथ साथ करते चले जाएं। अच्छा, ये एक ओवरऑल इसका हल है इन सारी प्रॉब्लम्स का। वॉच कंप्लीट यूट्यूब सीरीज ऑफ द मिस्टर चिप्स लेक्चर्स एट द मल्टीपीडिया चैनल, जो कि अभी आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर पूरी की पूरी सीरीज हम साथ साथ अपडेट करेंगे। साथ साथ आपने बताते जाना है क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। जो गलत चल रहा होगा उसको अगली बार इंप्रूव कर लेंगे, जो सही चल रहा होगा उसको मजीद इंप्रूव कर लेंगे। डिवाइड द नॉवल इनटू द 3 पार्ट्स। अच्छा, एक बार आपने जब ये चैनल्स के ऊपर सारी वीडियोस वगैरह देखनी, जैसे कि पिछले आपने 7 लेक्चर्स देख लिए होंगे, नेक्स्ट आपको चैप्टर्स पर वीडियोस मिलेंगी, एमसीक्यूज पर मिलेंगी, उसके अलावा इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस पर मिलेंगी, ट्रांसलेशंस पर मिलेंगी, वो सारी देख ली। लेकिन स्टिल आपको खुद एक बार नॉवल को गो थ्रू करना है। कर लो, थोड़ा सा उसको पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, मीन्स इसके टेक्स्ट बुक जिसके ऊपर कोई वर्ड ना हो, कोई मीनिंग ना लिखा हो, कुछ ना हो। जब आप सीख चुके हो तब आप उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि डिवाइड द नॉवल इनटू द 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में तकसीम कर लो, 6 + 6 + 6, 6 + 6 + 6 के अंदर, एंड लर्न द फर्स्ट 6 चैप्टर्स फर्स्ट एंड मेक योर ऑन नोट्स एंड डू द सेम फॉर द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। मीन्स के क्या करो कि पहले 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह सीखो, उसके मीनिंग वगैरह जो भी चीज़ें उसके साथ साथ आ रही हैं, और अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो। हर स्टूडेंट्स के अपने होते हैं। अच्छा, हर स्टूडेंट के अपने होते हैं। हम ये नोट्स जो ले लेते हैं कि ये कर लिए, लेकिन आपको अपना, क्योंकि आपका एक मेंटल थॉट प्रोसेस अपना चल रहा है, दूसरे बंदे का अपना होता है। तो जो आपको समझ आ रही है आप उस तरह करो, जरूरी नहीं कि जैसे दूसरा कर रहा है आप वैसे करो। जहां आपको चीज समझ आती है वैसे आप चलते चले जाओ। वंस यू हैव लर्नड इट, डू टीच टू योर फ्रेंड्स एंड लर्न मोर। आपने जब इतना कुछ कर लिया तो आपने दोस्तों में देखो, अच्छा यार तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ यार, इसके अंदर ये बात है, इसके अंदर ये बात है, इसके अंदर ये बात है। तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी लर्निंग भी साथ साथ मजीद बढ़ेगी। जब आप इतना कुछ कर चुके, अब सॉल्व द पास्ट पेपर्स। जो पास्ट पेपर्स हैं उसको सॉल्व करो। जब पास्ट पेपर सॉल्व करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ये सवाल मुझे आते हैं, ये मीनिंग मुझे पता है, तो चीजें और क्लियर होंगी। गो थ्रू सम टेस्ट शेड्यूल एंड टेस्ट योर नॉलेज। आप जो एक होता है ना वो टेस्ट सेशन वगैरह, उसमें आप बैठें, पेपर्स वगैरह दें, बाकी की भी सारी तैयारी करके, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका नॉलेज इसके बारे में कितना है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ हम जो टीचर्स अरेंज करा सकते हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑन द नॉवल इन द क्लास। प्रेजेंटेशन होती है ना, इनको टॉपिक दे दिया कि हम कल जी पहले चैप्टर्स पर है और उसमें आप ग्रुप बना लें, यानी 4 लड़कों का या लड़कियां हैं तो उनका अपना एक ग्रुप बन जाएगा। तो 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बना ले और उसमें एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ एक ग्रुप को दे दें कि चलें जी आपने आना है 1 मिनट 2 मिनट आपने इसके ऊपर बात करनी है, दूसरे ने आना है उसके ऊपर बात करनी है। चलें जब ये खत्म हो गया, अब जो सामने बच्चे बैठे होंगे वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन वही है, मीन्स के जो इसके अंदर लिखे गए हैं। उससे क्या होगा कि क्लास की प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ नॉवल भी तैयार होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। ये एक वो तरीका है जो मैं अपने मीन्स के जब बच्चे मीन्स के हमारे पास जब आ रहे हैं एकेडमी वगैरह के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, तो हम वहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इससे मैंने देखा है कि बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस आता है, मीन्स के जैसे ही वो क्लास के अंदर आते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस वाकई बिल्ड होता है, दूसरे क्वेश्चनिंग करते हैं, इंटरेक्शंस बढ़ता है और साथ साथ तैयारी होती चली जाती है, क्योंकि फोकस्ड होता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, किताब से नहीं पढ़ रहे। तो वो एक चीज़ एक बेहतर अंदाज में हो जाती है और चलते चलते ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये है जी ओवरऑल इसका तरीका। मैंने इसके इश्यूज जो हैं वो बताए, इसका सोल्यूशन क्या है वो, और आने वाली अब इसके ऊपर वीडियोस हैं जो कि पहला चैप्टर होगा, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा, 18 चैप्टर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसमें हम ट्रांसलेशंस, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, सिनोनिम्स उर्दू में, इंग्लिश में, सारे साथ साथ करते चले जाएंगे। कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, सो दैट कि हम उसको साथ साथ अपडेट, फिर जो चेंज हमें रिक्वायर्ड है वो हम करते चले जाएं। तो बस ये थी वीडियो। आपको अगर मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।